हो गया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, एक ओंकार। और आज हमारी क्लास नंबर 7 है पॉलिटी स्पेशल थर्ड बैच की। और हमने सैटरडे को पॉलिटी स्पेशल थर्ड बैच की क्लास नंबर 6 को कवर किया था, जिसमें हमने राष्ट्रपति की सैलरी के रिगार्डिंग बात की थी। ठीक है, और सभी जो पॉलिटिकल पद हैं उनकी सैलरी के बारे में डिस्कस किया था। सो वेलकम है आपका इस पॉलिटी क्लास 7 में, सभी का फिर से वेलकम है। और अभी जो है हमने सैटरडे को टेस्ट लिया था, पॉलिटी स्पेशल थर्ड का पहला टेस्ट था, और उसमें हमने क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 तक के जो बेसिक्स क्वेश्चन थे वो हमने दिए थे, और काफ़ी सारे बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिए। हालांकि एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने गलत आंसर दिए, लेकिन वो जो है परेशान ना हो, नेक्स्ट टाइम मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, पढ़ें, समझें, तो आपको सभी में जो है क्लियरिटी आने लगेगी। सेकंड बात, अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में एक बैच लिया था मैथ स्पेशल का सीजीएल स्पेशल वाला जो बैच चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी टेक्निकली फॉल्ट आ गया था कि माइक हमारा जो है साउंड को जो है डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, तो आप उसको ईयरफोन लगा के देख लें। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है उसमें। और अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बच्चों फिर बता रहा हूं कि सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। और ये जो पॉलिटी स्पेशल थर्ड बैच है, इसमें आपको हर एग्ज़ाम के लेवल का जो है कंसेप्ट मिलेगा, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, भी पीसीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, उनके लिए भी ये बैच बहुत ही सफिशिएंट है। ठीक है, और ये पॉलिटी स्पेशल जो थर्ड बैच है वो आपकी सभी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। आपको प्रैक्टिस करने की भी कोई एनी बुक, कोई एनी प्रैक्टिस सेट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करके चलेंगे कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचने वाला। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ पॉलिटी के पढ़ने के बारे में, तो आप लोग सबसे पहले जब जैसे आज ही 7 लेक्चर है, ठीक है, तो आज इस 7 लेक्चर को आप एक विदाउट एनी पेन एंड पेपर के जो है उसको पढ़ें, मतलब समझने की कोशिश करें। इसको एज ए जैसे हम मूवी देखते हैं ना, एक स्टोरी सुनते हैं, उसकी तरह से समझे, मेरी वर्डिंग को ध्यान से समझो, और हो सके तो मेरी वर्डिंग में कुछ वर्डिंग में ऐसे बोल देता हूँ जो नोट्स का काम करती हैं, और उसके आप नोट्स मेकिंग करते रहिए। ठीक है, क्योंकि नोट्स मेकिंग अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हालांकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितनी क्लासेस में ले रहा हूँ सभी के नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, और धीरे 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 आपके पास नोट्स कलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप उनको प्रिंट आउट ले लेना, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी पीडीएफ सेंड करवाऊंगा जिसमें वो सभी नोट्स एक साथ होंगे, तो आप उसका एक साथ प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये काम तब करना है आपको जब नोट्स नहीं बना रहे हो। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनकी प्रिंट निकलवाने की जरूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही सॉफ्ट कॉपी के तौर पे पढ़ते रहना। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और है कि अभी मैंने आस्क विद सचिन एक कंसेप्ट तैयार किया है, जिसमें हम बच्चों के जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, लाइक कि कोई सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें, स्कोरिंग कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, प्राइवेट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, ऑफलाइन कोचिंग करें, ऑनलाइन कोचिंग करें। ठीक है, और भी हम बैच कैसे बाय करें, बैच कैसे मतलब डीएक्टिवेट करें, एक्टिवेट करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हम एक अगर हम क्लास में उसको डिस्कस करें तो क्लास का टाइम भी वेस्ट होता है, तो इसलिए हमने एवरी संडे एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया है कि आप जो है मंडे टू सैटरडे तक मुझे क्वेश्चन अपने सेंड कीजिए, और मैं उन क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपको नेक्स्ट जब संडे आएगा उसमें आस्क विद सचिन के सेशन 2, क्योंकि सेशन 1 की क्लास कल हो गई, अगले संडे सेशन 2 की क्लास होगी, और उसमें अभी आप सभी के क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों की जो भी हाँ, ऐसा नहीं हो कि एक बच्चा 10 क्वेश्चन भेज रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं और मेरे पास लगभग 100-200 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने वही क्वेश्चन भेजो जो जेनेटिक हो, ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, स्टडी ओरिएंटेड हो। ऐसा ना पूछे कि सर मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं, है ऐसा क्वेश्चन नहीं भेजने। ठीक है, कभी ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन भेज दो। एक बच्चे ने मुझे कल भेजा कि सर जो है मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो उसकी शादी हो गई तो मैं क्या करूं। तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता बेटा, कोई बात नहीं, अगर उसकी शादी होगी तो दूसरी कोई मिल जाएगी। है, आप समझ रहे हो मेरी बातों को, आपको एक चीज़ पर निर्भर नहीं होना। तो इस तरीके से कुछ बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन ना भेजें, वरना ब्लॉक हो जाओगे और फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 7 को।
अब हमने क्लास नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था, हेडिंग डली हुई है क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 7 में हमने सैलरी के रिगार्डिंग बात कर रहे थे और हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनको जो सैलरी मिलती है वो भारत की संचित निधि से मिलती है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। ठीक है, ये एक जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये एक सबसे बड़ा फंड है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं फंड की बात करता हूं तो मैंने आपको 3 टाइप के फंड बताए थे, जिसमें पहला फंड था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि। देन सेकंड आपको मैंने बताया था कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आस्क निधि। ठीक है, आस्मिक निधि। और थर्ड जो बताया था मैंने आपको बताया था पब्लिक फंड ऑफ इंडिया यानी कि पब्लिक फंड ऑफ इंडिया मतलब कि लोक लेखा निधि के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इनकी जो डिटेल है, ठीक है, वो हम आगे जब फंड पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे सारी बातें बता दूंगा। एक मैंने ये ब्रीफ आइडिया दिया था। अगर मैं भारत की संचित निधि के बारे में बात करूँ तो ये सबसे बड़ा फंड होता है। ठीक है, और इस फंड में जो होता है वो सबसे बड़ा अमाउंट होता है, यानी कि जो एक तरीके से भारत सरकार की जो भी अर्निंग होती है वो सभी इसी फंड में जमा होती है। दूसरी बात अगर मैं करूं भारत सरकार के बारे में, तो सरकार के जो मैक्सिमम खर्चे होते हैं वो भारत की संचित निधि से ही चलते हैं, जैसे लाइक सैलरी हुआ या कोई डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, बहुत सारे कोई और स्कीम लानी है, वो सभी जो है खर्चे जो है मैनेज होते हैं वो भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। अगर मैं बात करूं भारत की संचित निधि से, तो इस पे जो पैसा निकालने की जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो किसकी होती है, पार्लियामेंट की यानी संसद की। ठीक है, और अगर मैं बात करूं भारत की संचित निधि के बारे में, तो यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो मिलती है, यहाँ से जो सैलरी मिलती है वो प्रेसिडेंट को मिलती है, और प्रेसिडेंट की सैलरी में पद के दौरान, ठीक है ध्यान से सुनना, पद के दौरान उसकी सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे कि अब जैसे भारत के रामनाथ कोविंद हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, अब जैसे ही अब अपने पद पे हैं तो अब इनकी सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर नए राष्ट्रपति आते हैं तो अब हम उनकी सैलरी में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कब, जब तक वो नियुक्त ना हो तब हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है, जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे वो सभी बातें पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन हम कैसे करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए प्रति माह है, और ये जो सैलरी होती है वो इनकम टैक्स फ्री होती है, यानी कि इनकी सैलरी में किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इनकी सैलरी में किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता है, ये बिल्कुल इनकम टैक्स फ्री होती है। दूसरी बात, सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, पद के दौरान कोई सैलरी में बदलाव नहीं किया जा सकता, कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं। वहां से कर दो ना उसको। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के बारे में, तो यहाँ से कुछ पॉलिटिकल पद होते हैं उनको भी सैलरी मिलती है। जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो आपको पता ही है प्रेसिडेंट को मिलती है कितनी सैलरी मिलती है, 5 लाख रुपए प्रति माह। सेकंड नंबर पे है आपका जो है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है भारत के उपराष्ट्रपति, और इनको जो सैलरी मिलती है वो 4 लाख रुपए प्रति माह मिलती है। और किस पद के लिए मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं मिलती। इन्हें जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे मिलती है, यानी चेयरमैनशिप के लिए मिलती है, क्योंकि इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो वाकई में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे किया जाता है। ठीक है, यानी इनका जो काम होता है वो राज्यसभा का संचालन करना होता है, बस राज्यसभा में बैठते हैं और इनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा पद है जिसकी अपनी कोई खास शक्ति या खास कोई पावर नहीं होती। तीसरे नंबर पे किसको सैलरी मिलती है, हमारे जो ये ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे हमारे 2 टाइप के जज पाए जाते हैं। पहला तो होगा एक तो सीजेआई यानी भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हम सीजेआई बोलते हैं। इनकी जो सैलरी है वो 2,80,000 रुपये है। और जो बाकी के जो अदर जज होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो 2,50,000 रुपये मिलती है। अगर मैं वही बात करूं
तो कुछ चेयरमैन हैं जैसे कि ऑल चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड ऑल मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यानी कि जो एक हमारी गवर्नमेंट संस्था है यूपीएससी, जो आपके आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, उसका जो चेयरमैन है, उनको जो सैलरी मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, और उनकी जो सैलरी है वो 2,25,000 रुपये प्रति माह है। और जो उनके मेंबर हैं उनकी जो सैलरी है वो है 2 लाख रुपये प्रति माह। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक डिप्टी चेयरमैन ऑफ जो है राज्यसभा होते हैं, ठीक है, यानी कि उप सभापति, राज्यसभा के उप सभापति, इनको भी जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के जो उप सभापति होते हैं इनको भी जो सैलरी मिलती है वो भारत की संचित निधि से हाँ कर दो भारत की संचित निधि से मिलती है, और इनकी जो सैलरी है वो है 2,50,000 रुपये से लेकर के 3 लाख तक हो जाती है। वहीं मैं बात करूं लोकसभा के स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर के बारे में, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ठीक है, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष, तो इनकी जो सैलरी है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, और इनकी जो सैलरी है वो है 4 लाख रुपये प्रति माह। और वहीं मैं बात करूं डिप्टी स्पीकर की, जो उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, तो उपाध्यक्ष जो होता है इसकी जो सैलरी मिलती है वो भी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, और इनकी भी जो सैलरी होती है वो 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास होती है। अगर मैं बात करूं चेयरमैन ऑफ अगर मैं बात करूं स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, तो ये तो लोकसभा का क्या है, स्पीकर है, अध्यक्ष है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, तो इनको जो सैलरी मिलती है वो एक एमपी के रूप में मिलती है, यानी कि ये एमपी होते हैं लोकसभा के। और वहीं मैं बात करूं जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये भी एक राज्यसभा के क्या होते हैं, एमपी होते हैं। ठीक है, वही मैं बात करूं आगे चल के, तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि जिन्हें हम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं, और इनकी जो सैलरी है वो है 2,50,000 रुपये प्रति माह, और इनको भी जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। तो मैंने कुछ ही आपको पॉइंट्स बताए थे कल। अब उसके बाद हम आगे आज कुछ आर्टिकल्स पे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन राष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आज डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, 1 मिनट लाइन पर रहना। तो क्लास नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। कल की बातों का हमने जो करना था रिकॉल कर लिया है, ठीक है, कल की बात हमने रिकॉल कर लिया, और आज हम पढ़ते हैं अपना पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट आर्टिकल। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले हम अगर बात करें आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल तो राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहला आर्टिकल की मैं बात करूं तो ये है आपका आर्टिकल 52। ठीक है बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता चलूंगा। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52, और आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का
एक ही राष्ट्रपति होगा। ठीक है। सेकंड हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट shall be vested to president। यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको, संघ सरकार की समस्त कार्य पालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड टू प्रेसिडेंट। अगला होगा हमारा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि भारत का वो राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, एक मिनट होगा बच्चों। आर्टिकल 55 होगा मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग। आर्टिकल 56 टेन्योर एंड रिजाइन। यानी कि कार्यकाल व त्यागपत्र। देखना दिखाई दे रहा है ये। आर्टिकल 57 होगा री इलेक्शन। ओहो, इसको वैसे करो भाई, थोड़ा सा कम करो। आर्टिकल 57 होगा री इलेक्शन, यानी कि पुनः निर्वाचन। इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो एक बार। वहीं आर्टिकल 58 होगा क्वालिफिकेशन, यानी अहर्ताएं या योग्यताएं कहते हैं इसको।
योग्यताएं, ठीक है। आर्टिकल आपका आता है 59, यानी कि सर्विस कंडीशन, यानी कि सेवा शर्तें, ठीक है। आर्टिकल 60 और आर्टिकल 60 आपका होगा ओथ से रिलेटेड। ओथ का मतलब जानते हो आप लोग, शपथ। आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाना। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62, एक काम करो आर्टिकल 67 लो डायरेक्ट। आर्टिकल 71 है सुप्रीम कोर्ट shall have, Supreme Court shall have right to take decision to be on matter of president and वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ठीक है। ये बोर्ड हो गया कंप्लीट। अब इसको एक एक करके समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं आर्टिकल्स के बारे में, तो पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 52। और आर्टिकल 52 क्या कहता है, तो आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। अपने आप में भारत हमारे देश का सर्वोपरि है, ठीक है। और इसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 52 कहता है वो कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। यानी कि जो आर्टिकल 52 है वो राष्ट्रपति के पद को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा आर्टिकल 53, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड टू प्रेसिडेंट, यानी कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में। लेकिन अगर वो रियल पावर की बात करे, ठीक है, अगर वो रियल पावर की बात करे तो रियल पावर यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर किस में निहित होती है, हमारे पीएम में होती है, यानी कि
प्राइम मिनिस्टर में होती है। ठीक है, तो सिंपल इसका यही है एक मैटर कि संघ सरकार की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन जो रियल पावर्स होती है वो किस में होती है, पीएम में होती है, यानी कि प्रधानमंत्री में होती है। सेकंड है आर्टिकल 54, सेकंड है थर्ड है आपका आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 यानी कि ये कहता है आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है, क्या प्रोसेस है उसका, वो सभी बातें हमारी आर्टिकल 54 में आएंगी। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग, कि यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होगा या फिर जो है मतलब क्या उसकी पद्धति होगी, किस तरीके से चुनाव का एक ढंग होगा, क्या प्रक्रिया होगी, वो सभी बातें आर्टिकल 55 में है। आर्टिकल 56 कार्यकाल व त्याग पत्र, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, खैर बता ही देता हूं, राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देगा वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करके देगा, एड्रेस करके देगा। और राष्ट्रपति को जब वो भारत का जो राष्ट्रपति है जब वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा, लोकसभा स्पीकर को, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। क्यों, क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो हम खाली नहीं छोड़ सकते। और लास्ट में होगा क्या, रिजाइन, खैर ये तो मैंने रिजाइन ही बताया। अब टेन्योर की बात करूं तो इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है। कितना होता है, 5 साल होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है, और 5 साल में ये 5 साल से पहले भी अपना पद छोड़ सकते हैं, लेकिन इनका जो टेन्योर होता है वो आगे भी बढ़ सकता है। कब, जब कंडीशन ये बन जाए कि नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो और उस प्रक्रिया में देरी हो रही हो या नए राष्ट्रपति को चुनाव नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्तमान राष्ट्रपति होता है वो अपने पद पे जब तक रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता, फिर वहां पे एक्टिंग प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 56, आर्टिकल 57 क्या कहता है, आर्टिकल 57 कहता है, आर्टिकल 57 कहता है री इलेक्शन, यानी कि पुनर्निर्वाचन। हम राष्ट्रपति को उसके पद पे कितनी बार भी इलेक्ट, मतलब कितनी बार भी हम उसको जो है उसका इलेक्शन करवा सकते हैं, यानी कि भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, बताया था ना उस दिन मैंने। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 58, और आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन आती है, राष्ट्रपति की क्या क्वालिफिकेशन होती है। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक हो, दूसरा नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे ना हो। अब लाभ का पद क्या है वो भी सुनते हैं। लाभ का पद होता है जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ना करता हो, सरकारी नौकरी ना करता हो, एक स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी ना करता हो, एक आपका लोकल गवर्नमेंट की कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, या कोई सरकारी संस्था से किसी भी तरीके से कोई लाभ या वेतन ना लेता हो। तो अगर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो लाभ के पद में नहीं आते, लेकिन जो इन सभी में नौकरियां करते होते हैं वो लाभ के पद में आते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पद ऐसे होते हैं जो लाभ के पद से बाहर रखे गए हैं, जैसे कि पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा है गवर्नर ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों के राज्यपाल, और लास्ट है ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी संघ के सभी मंत्री और राज्य के सभी मंत्री, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका एक जो है स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर हो। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया क्वालिफिकेशन के बारे में। और हाँ, एक क्वालिफिकेशन और बची है, वो है आपकी कंप्लीटेड एज 35 ईयर। और अगर मैं कंप्लीट एज 35 ईयर की बात करूं तो ये किन किन मामलों में होता है, प्रेसिडेंट के मामलों में, और जो है गवर्नर के मामले में, और एक वाइस प्रेसिडेंट के मामले में, ये बताया था। और लास्ट इसकी जो योग्यता है वो है मस्ट टू बी एलिजिबल टू बी जो है एमपी ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का क्या सांसद बनने योग्य हो, यानी सदस्य बनने योग्य हो। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आर्टिकल 59 क्या कहता है, आर्टिकल 59 में रखी गई है सर्विस कंडीशन, यानी कि
जब वो अपने पद पे रहेगा तो उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, जैसे जैसे मैं बात करूं कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है वो मतलब जो है जो है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, उसको एक जो है आवास मिलेगा जो जिससे उसमें किसी भी तरीके से जो है कोई उससे कोई किराया वसूला नहीं जाएगा। इस तरह की बहुत सारी कुछ सेवा शर्तें होती हैं। जब हम इसको सेवा शर्तें को पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम आर्टिकल पे एक जो है ब्रीफ आइडिया कर रहे हैं। लास्ट है आर्टिकल 60 ओथ के रिगार्डिंग है। और हमारे भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अपने पद पे नहीं है तो कौन दिलाएगा? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लास्ट है आर्टिकल 61, प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी कि एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। ये महाभियोग एक ऐसी कठिन प्रक्रिया होती है जिससे संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, किस आरोप पर? यदि वो संविधान का उल्लंघन कर दे तो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही रखें, मतलब जो भी सदन आरोप लगा सकता है, कोई राज्यसभा से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं प्रक्रिया, लोकसभा से भी कर सकते हैं, राज्यसभा से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिस सदन में आप बिल रख रहे हो, जिस सदन में आपने आरोप लगाया, उसका दूसरा सदन उसको वेरीफाई करता है। वो प्रोसेस हम आगे जानेंगे, इम्पीचमेंट प्रोसेस हम पढ़ेंगे इसको पूरे को। ये सभी बातें हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। देखो ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति को चुनाव पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को चुनाव का ढंग पढ़ेंगे, कार्यकाल ये तो त्यागपत्र ये तो पढ़ ही लिया, पुनः चुनाव ये भी पढ़ लिया, अहर्ताएं योग्यताएं भी पढ़ ली, सेवा शर्तें पढ़ेंगे, ओथ हमने पढ़ लिया, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया ये भी हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 71। और 71 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव राइट टू टेक डिसीजन ऑन मैटर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये होता है, इसमें एक चीज रह गई भाई, मैटर ऑफ इलेक्शन कर लो इसको, इलेक्शन ऑफ, बल्कि ऐसा करो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वहां पे जो डिसीजन लेता है, जो वहां पे निर्णय लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट लेता है। और जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कंडक्ट कराता है, जो चुनाव करवाता है, वो करवाता है निर्वाचन मंडल, यानी कि इलेक्शन कमीशन। तो इसी के साथ ये आपके आर्टिकल क्लियर हुए। अभी मैं आपको आगे और आर्टिकल कराऊंगा, इसको कॉपी कीजिए, टेक योर टाइम फटाफट। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मतलब डरे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर आपके पास है, ठीक है। हालांकि अभी तक तो बच्चों को डाउट आए नहीं इसमें पॉलिटी में, और शायद आगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें लगभग 40% तो बच्चे पॉलिटी स्पेशल 1 और पॉलिटी स्पेशल 2 के ही हैं, और जिन्होंने पॉलिटी पढ़ ली है तो उनको तो डाउट का सवाल ही नहीं बनता। चलिए भाई, अब आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपको इसके आगे के आर्टिकल बताता हूं। अगला आर्टिकल है इसका आर्टिकल 72। और आर्टिकल 72 का मतलब है आपका पार्डन पावर, ठीक है। पार्डन पावर का मतलब हिंदी में होता है क्षमा करना या क्षमा करने की शक्ति, ऐसा लिख लो। आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है, यानी कि अध्यादेश शक्ति। और आर्टिकल आपका आएगा 143, यानी कि
यानी कि प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट। लीगल मैटर। ठीक है, ये 3 आर्टिकल और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ ही आपके जो मेन आर्टिकल हैं प्रेसिडेंट के वो कंप्लीट होते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 72 के बारे में, तो आर्टिकल जो 72 है वो आपका पार्डन पावर से रिलेटेड है, यानी क्षमा करने की शक्तियां। राष्ट्रपति को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो क्षमा कर सकता है, जैसे मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति का मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, सज़ा बदल सकता है। और एक जो है कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है, बताऊंगा कोर्ट मार्शल क्या होता है। उसको जो है वो उसकी प्रकृति को बदल सकता है, उसको माफ़ भी कर सकता है। हालांकि कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो गवर्नर के पास भी होती है, लेकिन गवर्नर के पास पार्डन पावर नहीं होती है। कुछ मामले में होती है, कुछ मामले में नहीं होती है, वो मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 123, और आर्टिकल 123 कहता है ऑर्डिनेंस पावर। अब ये ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश शक्ति क्या है, इसको समझते हैं। अगर मैं ऑर्डिनेंस पावर की बात करूं, देखो इसको समझो। जैसे हमारा कोई कानून है, हमें कोई कानून बनाना है, तो कानून कौन लागू करती है, मतलब कानून को कौन बनाती है, संसद बनाती है। यानी कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है, सेशन चल रहा होता है, तभी तो कानून बनेगा। ठीक है, अब ऐसा भी तो होता है कि सत्र हर बार तो नहीं चलते, सत्र हर बार तो नहीं चलते ना। ऐसा होता है कि कभी कभी सत्र नहीं चल रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास एक ऑर्डिनेंस पावर होती है, यानी कि वो इस ऑर्डिनेंस पावर से कानून को लागू करवा देता है, कानून को बनवा देता है, और वह जो कानून होगा वो संसद के द्वारा पारित किए गए कानून के समान माना जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा समझिएगा कि मान लो कोई सेशन चल रहा है, तो उसमें संसद में बिल पेश किया, कानून बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में। लेकिन अगर किसी कारणवश लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में किसी कानून को बनाने की कंडीशन बन गई, तो वहां पे राष्ट्रपति अपनी ऑर्डिनेंस पावर से उस कानून को बना सकता है, और जिसकी जो पावर होगी वो वैसी ही पावर होगी जैसे लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद से बनाए गए कानून के बराबर होगी। यानी कि जैसे संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, उसी तरीके से उस कानून की भी पावर वैसे ही होगी। ठीक है, ये आपके पास ये जो ऑर्डिनेंस पावर होती है, ये पीएम के पास नहीं होती। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन किस मामले में, लीगल मैटर, यानी कि विधिक मामले में, है ना। लीगल मैटर जो होता है विधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकता है। यहाँ पे हाई कोर्ट को अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, सो ये आपके कुछ आर्टिकल्स थे, अब इसको आप कॉपी कर लीजिएगा ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, एक काम करो, आप इसका कैप्चर कर लीजिएगा, इसको आप कैप्चर कर लो, है ना, वीडियो को पॉज कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा उसको मैं लिखता लिखता समझाता भी चलूंगा और फिर बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा। अब हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, और ये हमारे आर्टिकल 54 में दिया गया है। अगर मैं बात करूं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, तो इनका जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अगर मैं अप्रत्यक्ष रूप से भी बात करूं, तो यहां पे एक इलेक्टोरल
कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। अब जो ये निर्वाचन मंडल होता है यानी कि जिसको हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, ठीक है, यानी कि निर्वाचन मंडल, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब वो लोग कौन होंगे वो अभी हम देखते हैं। तो आज जो अगला पॉइंट है वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 में आता है और इसमें जो इनका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। और इसमें अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है यानी कि निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। और निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं या कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं उसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो पहला होगा ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा यानी कि केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सेकंड होगा आपका ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा। सब बताऊंगा इसका बारे में डिटेल में। केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। एक होगा आपका ओनली एमपी ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट यानी कि केवल सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए, ठीक है। और एक होगा ओनली एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, केवल दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए, बल्कि ऐसा लिख लो इसको ओनली, एक मिनट हुआ, ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट यानी कि केवल सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देख लो भाई, पानी लाना जरा, तो इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हो भाई। बस हाँ, फिलहाल के नहीं नहीं नहीं, तो मैं भी जूम दिखूंगा भाई, फिर तो कम करो इसे। देखो भाई, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक इनडायरेक्ट तरीके से होता है यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इस अप्रत्यक्ष रूप में एक जो है इलेक्टोरल कॉलेज बनता है यानी कि निर्वाचन मंडल होता है। और इस निर्वाचन मंडल में कुछ इन टाइप के लोग बैठते हैं जिनके डिस्कस करते हैं, जिनके बारे में सबसे पहला होगा ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। जितने भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वे सभी राष्ट्रपति के चुनाव में बैठेंगे। ध्यान से सुनो, लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे सभी बैठेंगे, वो भी बताऊंगा कैसे बैठेंगे। सेकंड नंबर पे है ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। थर्ड होगा ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट यानी कि केवल सभी राज्यों के
निर्वाचित एमएलए, ठीक है। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यानी कि राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो, ठीक है। अब एक इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा अभी, और लास्ट होगा ओनली एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी कि केवल दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित एमएलए, ठीक है। अब ये एमएलए और एमपी का क्या कंसेप्ट है और ये निर्वाचित इलेक्ट का क्या कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन एक डिटेल में बताना चाहूंगा, वो डिटेल बता देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, जब हमारा मूल संविधान बना था तो केवल इतने ही लोग, जितने लोगों को मैंने सर्किल किया है, इतने ही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में बैठते थे। यानी कि जब हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में कंप्लीट हुआ था, यानी कि मूल संविधान की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, यानी कि प्रारंभिक संविधान की बात कर रहा हूं। तो पहले जो संविधान में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो वहां पे 3 टाइप के लोग बैठते थे, जिसमें पहला था ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा और ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, यानी कि सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, वो भी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इलेक्ट मेंबर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओनली एमएलए ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी की, तो यहां पे जो विधानसभा बनी, एलए का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका जो सेटअप हुआ दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में तो बनी थी 1991 में, और पुडुचेरी की बात करूं तो पुडुचेरी में बनी थी ये 1963 में, ठीक है। क्योंकि जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में दिल्ली और पुडुचेरी में क्या नहीं थी, विधानसभा नहीं थी, तो वहां के सदस्य तो बैठते ही नहीं। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग बैठते थे, तो ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे, टिक लगा देना या इनके बारे में लिख देना बस। लेकिन पूछ ले कि अब के संविधान में कौन कौन बैठते हैं, तो ये तो 3 कैटेगरी के लोग तो बैठते ही हैं, साथ में ये भी बैठते हैं। लेकिन अब इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जब भी हम संविधान में कुछ भी बदलाव करते हैं तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, संविधान संशोधन। तो एक संविधान संशोधन हुआ 70वां संविधान संशोधन, और ये 70वां संविधान संशोधन जो हुआ वो आपका 1992 में हुआ, और इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य को भी बैठने का जो है एक तरीके से ऑथोरिटी दे दी गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये CAA का मतलब क्या होता है। CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान संशोधन। मैं लिख देता हूं इस बात को, संविधान संशोधन। अब ये संविधान संशोधन किस तरीके से हुआ, जब हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे तो आगे जानेंगे, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं आपको और भी बातें बताऊंगा। पहले मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ। अभी टाइम आपका हो गया कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आपका आर्टिकल तो कंप्लीट हो गए। कल मुझे इस चीज़ को आपको दोबारा से बताना है। उसके बाद इसको मैं कंप्लीट करूंगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, फिर हम आगे और चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद इतने एरिया के आपके पास, बल्कि थोड़े से नोट्स मैं आगे अपलोड करा दूंगा, उसको एक बार पढ़ लेना। जब मैं यहाँ क्लास में पढ़ूंगा तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।